सो यून्यूक्लिएट का मतलब है विदाउट न्यूक्लियस। तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास बहुत सारा हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन इज यूज्ड फॉर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एडल्ट ह्यूमन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ताकि उसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके। सो द आंसर विल बी 4, so that will be D option. Clear? Yes. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, व्हाट्सअप करो आंसर जिनको भी आता है। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड। ब्लड में और सीरम में क्या फर्क है? ब्लड क्लॉट नहीं होता, सीरम क्लॉट नहीं होता, ब्लड या प्लाज्मा क्लॉट हो सकता है, तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। इजंट इट? हेलो? Yes, sir. ओके, Yes. तो सीरम के पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। ये डायग्राम है बेसोफिल की, बेसोफिल बनाते हैं। ये आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया 8 नंबर 8। No, sir. वेट आ गया? Yes, sir. ये Yes, डायग्राम sir. बेसिकली बेसोफिल की है, और बेसोफिल क्या बनाते हैं? सीरोटोनिन बनाते हैं, और ये भी बनाते हैं हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन का क्या करता है? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये कौन करता है? हिस्टामाइन। हमने अभी देखा। ठीक है, क्लियर? Yes. Yes, sir. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? आरबीसी किसमें डिस्ट्रॉय होते हैं? लीवर में और स्प्लीन में, लेकिन ज्यादा कहाँ पे होते हैं? स्प्लीन में। सो स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। डन? क्लियर? Yes, Yes, sir. yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। Yes, sir. Yes, yes, sir. देखो क्या है कि पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप पता नहीं है, लेकिन उसको कुछ इंजरी हुआ, एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत ब्लड की जरूरत है, अभी ब्लड लॉस हो गया। तो कौन सा, जिसका ब्लड ग्रुप पता नहीं है, उसको कौन सा ब्लड ब्लड चल सकता है? ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल क्या होता है? डोनर। तो इसका ब्लड ग्रुप किसी को भी चल सकता है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, यस यस। देखो कल मैंने पूछा था ना आपको सबको कि एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, तो सब होंगे क्या? अभी आज लोग इतने नहीं है। एनीवे, विल कंटिन्यू। इट विल बी यूनिवर्सल डोनर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? सॉरी, ये गलत हो गया। यूनिवर्सल डोनर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, कितना होता है हीमोग्लोबिन ब्लड में? 12 to 16 12 to ग्राम। 16 gram. यस To 16. यस यस। सो दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एक्टिव Yes. Yes, sir. फैगोसाइटिक, मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स कौन से है? मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स कौन से है? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। मोनोसाइट्स। यस, न्यूट्रोफिल कितने होते हैं? ये होते हैं 60 to 65%, और ये कितने होते हैं? 6 to 8% होते हैं, राइट? Yes, sir. और ये होते हैं माइक्रो पुलिसमैन, छोटे होते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन। और ये बड़े होते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन।
ये ग्रैन्युलोसाइट है ना, ये अग्रैन्युलोसाइट है. इज इट डन? Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं बदला ना अभी? No, sir. No, sir. बैठ. आ गया? Yes, sir. Yes, sir. गुड. देखो, a drop of each of the following is placed separately. एक स्लाइड ले ली है, ये स्लाइड, और उस पे अलग अलग ड्रॉप रखा. एक तो सीरम रखा इधर, ये दूसरा सैंपल फ्रॉम द thoracic duct ऑफ लिम्फेटिक, मतलब लिम्फेटिक फ्लूइड लगा, लिम्फ लिखा. दूसरी बार ब्लड, और इधर प्लाज्मा है. तो ये है. तो कौन क्लॉट नहीं होगा? सीरम नहीं क्लॉट होगा ना, सीरम में नहीं होते. नो फिब्रिनोजेन, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिब्रिनोजेन मतलब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो क्लॉट नहीं होगा. बाकी सब में होंगे. इज इट? लिम्फ भी क्लॉट हो सकता है, लिम्फेटिक फ्लूइड भी. क्लियर? Yes, Yes, sir. yes, नहीं होते फिब्रिनोजेन. ओके, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. Yes, sir. व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ? ब्लड ग्रुप ओ के बारे में क्या करेक्ट है? नो एंटीजेंस बट बोथ ए एंड बी. ए एंटीजन, बी एंटीजन, एंड बी एंटीबॉडी. एंटीजन एंड एंटीबॉडी बोथ एब्सेंट. बोथ तो नहीं एब्सेंट, तो एंटीजन तो नहीं है. Sir, A option. ए ऑप्शन. डन? क्लियर? Yes, sir. yes, sir. गुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी के लिए क्या ट्रू है? दे कैन स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरी, पता है ना? Yes, तो sir. उनके पास क्या होता है? सूडोपोडिया होते हैं ना. दे आर अमीबॉइड सेल. सूडोपोडिया, अमीबॉइड, जिनके पास सूडोपोडिया उनको बोलते हैं अमीबॉइड सेल. अमीबॉइड सेल. तो दे कैन मूव आउट. ब्लड कैपिलरी के जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उससे बाहर निकलते हैं वो. उसको बोलेंगे डायपेडेसिस. डायपेडेसिस, राइट? डायपेडेसिस. इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes. 25D. The next question on your screen will be: the problem due to Rh negative factor arises when blood of 2 Rh plus and Rh negative mix up. When the blood of 2, क्या होगा उसका सही आंसर? Sir, Sir, D. both A and C. बोथ एंड सी होगा, बिल्कुल सही. टेस्ट ट्यूब में क्या लिखा है वो कुछ बताया नहीं है. दोनों ब्लड टेस्ट ट्यूब में लिया तो मिक्स होगा, मतलब क्लॉट होगा, लेकिन ये ज्यादा सही है ना. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होता, आपको पता है. नॉट इन फर्स्ट Yes. प्रेगनेंसी. लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में तो हो जाता है ना. अगर मदर आरएच नेगेटिव है और फीटस आरएच पॉजिटिव है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में तो हो जाएगा. ओके, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होगा. डन? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो सेल्स फॉर्म इन बोन मैरो इंक्लूड, इसका आंसर दे दो. Sir, question change नहीं हुआ. वेट. आ गया क्या? Sir, B option. Yes, sir. Option B. ये करो, व्हाट्सएप करो, इधर बहुत बोले. व्हाट्सएप करो. देखो, आरबी सेल्स, लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं? सब सेल वैसे बनते हैं बोन मैरो में. आरबीसी भी, लिकोसाइट भी, लिम्फोसाइट भी, लेकिन ये ज्यादा ज्यादा मतलब बड़ा वाला ऑप्शन है ना. तो आरबीसी एंड लिकोसाइट्स. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया स्क्रीन पे. No, sir. No, sir.
अभी नहीं, No, sir. sir. चेंज। No, sir. नहीं है अभी। No, No, sir. sir. अरे क्या हो, अभी आ गए ना। Blood plasma. कार्बोनिक अनहाइड्रेट ऑकर्स इन, किसमें होगा कार्बोनिक अनहाइड्रेट? देखो कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम क्या करता है, CO2 प्लस H2O H2CO3, राइट। तो ये आरबीसी में ज्यादा होता है और प्लाज्मा में कम होता है। सो दिस एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेट ये आरबीसी के अंदर बहुत 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 ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी होता है, ओके, स्मॉल। Yes, sir. जिसमें मैक्सिमम होता है वो आंसर देना है। हाँ देखो क्या देखा है, आरबीसी ऑप्शन है ना इधर। Yes, sir. Yes, sir. आरबीसी ऑप्शन नहीं होता, अगर कोई ऐसा होता मोनोसाइट या कोई प्लेटलेट, तो आप ब्लड प्लाज्मा दे सकते थे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एबंडेंटली होता है, एबंडेंटली। और इस एंजाइम का स्पीड पता है ना आपको, एक सेकंड में 36 लाख मॉलिक्यूल्स बनाते हैं प्रोडक्ट्स H2CO3। ओके, क्लियर। Yes, Yes, sir. yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 41। Yes, sir. यस 41, आरबीसी डू नॉट ऑकर्स इन Camel. कैमल में नहीं होते आरबीसी। Sir, cockroach. आरबीसी का न्यूक्लियस नहीं पूछा है, जल्दबाजी मत करो, ठीक है ना। Frog. हाँ, फ्रॉग में आरबीसी नहीं होते, कॉकरोच में नहीं होते। कॉकरोच में क्या Yes. होता है, कॉकरोच के जो ब्लड होता है ना, ब्लड कॉल्ड एज हीमोलिम, इसको ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम बोलते हैं, हीमोलिम बोलते, हीमोलिम बोलते। और ये है कलरलेस, ये कलरलेस होता है, ओके, बिकॉज नो पिगमेंट, नो पिगमेंट। तो अगर उसका कोई पिगमेंट नहीं है तो नो रोल इन, नो रोल इन गैसियस ट्रांसपोर्ट, नो रोल इन गैसियस ट्रांसपोर्ट, ये गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएंगे। तो ये सर्कुलेटरी फ्लूइड है, लेकिन ये रेस्पिरेटरी फ्लूइड की तरह काम नहीं करेगा। देखो ये हमने देखा कॉकरोच, सपोज अगर वेंट्रल साइड से देखा ना, वेंट्रल साइड से सपोज ये कॉकरोच है, तो उसके यहाँ पे ऐसे हो, ये होते हैं ना एपर्चर, इसको क्या बोलते हैं, स्पायरेकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओपनिंग को स्पायरेकल्स। और स्पायरेकल से अंदर ये जो सपोज स्पायरेकल है ना, ये एक स्पायरेकल, उससे डायरेक्टली बॉडी के अंदर एक पाइप जाता है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। और ट्रैकिया के भी ब्रांचेस होती है, उसको ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब। और ये ट्रैकियल ट्यूब सीधा टिश्यू के अंदर घुस जाती है, ठीक है। तो जो भी एयर है बाहर का, वो सीधा ये ट्रैकिया एंड ट्रैकियल ट्यूब से सीधा टिश्यू के अंदर जाता है ऑक्सीजन, और CO2 जो बनाता है टिश्यू, वो सीधा उससे बाहर आता है, ठीक है। तो understand? Yes, sir. तो उसमें ऐसा नहीं है कि बाबा वो सांस लेगा, उसके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बाइंड होगा हीमोग्लोबिन को, ऐसा नहीं होता, ओके। क्योंकि उनका सर्कुलेटरी फ्लूइड रेस्पिरेशन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का काम नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई पिगमेंट नहीं है। और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए स्पायरेकल है, स्पायरेकल दैट इज द ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। एंड ट्रैकिया है, पाइप है, और ट्रैकिया पाइप के ट्यूब्स है, ट्रैकियल ट्यूब, जो सीधा टिश्यू के अंदर घुस जाते हैं। और डायरेक्ट एटमॉस्फेयर वाला एयर डायरेक्टली टिश्यू को देते हैं, और टिश्यू वाला CO2 वाला एयर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में बाहर फेंकते हैं,
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो कॉकरोच या कॉकरोच हो या कोई भी ये हो अपना आर्थ्रोपोडा हो, उसमें सेम ही होता है। ओके, कलरलेस ब्लड को हीमोलिम बोलते हैं। तो उनके अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसको हीमोसाइट्स बोलते हैं। हीमोसाइट्स सेल्स को क्या बोलते हैं? हीमोसाइट्स। लेकिन इसके कोई पिगमेंट नहीं होता, हीमोसाइट्स। ओके, मतलब वो क्या होते हैं? सिर्फ डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी नहीं होते। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे 43। Yes, sir. Yes, sir. ओके, कुछ बच्चे भूल गए ना कि ज्यादा टाइम था आज लेक्चर का। ठीक है, 43 क्वेश्चन आ गया ना स्क्रीन पे। Sir, more WBCs and no RBCs. Compared to blood, our lymph has more WBCs and no RBCs. देखो, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन ये सही है क्या लिम्फ के लिए? लिम्फ में और प्लाज्मा में क्या फर्क है? प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स है, लिम्फ में क्लॉटिंग फैक्टर्स है। प्लाज्मा में आरबीसी है, लिम्फ में आरबीसी नहीं है। प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, लिम्फ में भी प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन लिम्फ के अंदर छोटे होते हैं प्रोटीन्स, प्लाज्मा में बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोटीन नहीं होते, लिम्फ हैज आल्सो प्रोटीन्स। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, क्योंकि हमें पता है ना कि उसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स ब्लड के अंदर कितने होते हैं? इनसाइड द ब्लड 20 to 25% होते हैं, राइट? Yes, sir. और Yes, sir. लिम्फ जो है ना, लिम्फ, उसके अंदर वो 70% होते हैं। कितने होते हैं? ये फिगर मैंने आपको 70%. लास्ट टाइम भी बोला था, लेकिन लिख के नहीं दिया था, क्योंकि ये आपको ब्लड का सिर्फ फिगर पता होना चाहिए, ब्लड वाला। ठीक है, ये लिम्फ का लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 70% होते हैं। तो कितने ज्यादा होते हैं देखो, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 46 आ गया, 46 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। Yes, 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 sir. sir. द लिम्फ सर्व्स टू, लिम्फ का क्या होता है फंक्शन? आ गया 46 क्वेश्चन। Yes. ऑक्सीजन ब्रेन को देगा लिम्फ? No, sir. वो कौन देगा? सेरेब्रोस्पाइनल blood. फ्लूइड देगा ना, सीएसएफ। ये किसका फंक्शन है? Yes, sir. दिस इज द फंक्शन ऑफ सीएसएफ। क्या करेगा ये? रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड ना, ये ऑप्शन आएगा ना। Yes, sir. देखो, ये क्या है? ये आर्टेरियोल है, ये क्या है? कैपिलरी है, ये वेन्यूल है, राइट? तो इसमें क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये ऑक्सीजन जाता है सेल्स को, ये इधर टिश्यू है, ये टिश्यू सेल्स है, राइट? ये टिश्यू के क्या है? सेल्स है। तो इधर क्या आएगा? इधर कुछ ये फ्लूइड आएगा, होगा ना, ये उसके अंदर ब्लड होगा, इसके अंदर CO2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. और Yes, उसके sir. अंदर कैपिलरी के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा, राइट? और ये सेल के बाहर, टिश्यू के सेल के बाहर क्या होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या होगा ये फ्लूइड? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसको ही बोलेंगे लिम्फ। उसमें से कुछ लिम्फ, ये लिम्फेटिक वेसल है, और ये लिम्फेटिक कैपिलरी है। उसमें से कुछ फ्लूइड होगा, वो ड्रेन होगा लिम्फेटिक कैपिलरी में। ओके, Yes, sir. और बाद में लिम्फेटिक वेसल किसमें ओपन होती है? लिम्फेटिक वेसल अल्टीमेटली किसमें ओपन होती है पता है आपको? किसमें? वेन में ओपन होती है। किसमें ओपन होती है?
वेन में। तो बाद में ये लिम्फ जो होता है वो वेन में ही जाता है। ये मैंने डायग्रामेटिक डायग्राम बनाई है, किसी मतलब ये नहीं है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है। ये सपोज वेन है, उसमें ही खुलेगी ये लिम्फेटिक वेसल। पता है ना सुपीरियर वेना क्या में लिम्फेटिक वेसल खुलते हैं। Yes. Yes, sir. हाँ, तो ये वेन है और ये है लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फेटिक वेसल्स पे क्या होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स वगैरह होते हैं, पता है ना। Yes. ओके। तो ये जो ब्लड से जो कुछ फ्लूइड बाहर आया था कैपिलरी से, उसमें वाटर था, छोटे छोटे प्रोटीन्स थे, लिम्फोसाइट्स भी थे, उसके अंदर ये थे न्यूट्रिएंट थे, गैसेस थी, सिर्फ आरबीसी नहीं था। आरबीसी नहीं है उसके अंदर, ओके। डब्ल्यूबीसी उसके अंदर है, प्लेटलेट भी नहीं होंगे लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर होगा। अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes. हाँ, तो इसको ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, या इसको ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोलते हैं, या उसको ही टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। तो उस टिश्यू फ्लूइड में से कुछ फ्लूइड जाता है लिम्फेट, मतलब लिम्फेटिक कैपिलरी एब्सॉर्ब करता है। लिम्फेटिक कैपिलरी वन साइडेड है, ऐसे नहीं है। ब्लड कैपिलरी जैसे नहीं है टू साइडेड, मतलब एक साइड से आर्टेरियल दूसरी साइड से वेन्यूल, ऐसे नहीं है, एक ही साइड से होती है, ब्लंट होती है। ओके, ये लिम्फेटिक कैपिलरी है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। और ये लिम्फेटिक नोड्स है। बड़े बड़े लिम्फ ऑर्गन्स भी होते हैं, वो मैंने दिखाए नहीं है, जैसे कि बोन लिम्फॉइड ऑर्गन है, स्प्लीन लिम्फॉइड ऑर्गन है। क्लियर। Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. हाँ, तो ये फ्लूइड जाएगा उसके अंदर, और ये लिम्फेटिक फ्लूइड वापस जाएगा इसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या जाए, कौन पढ़ना है, क्या वो अक्षता। 1 मिनट, 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 48 आ गया आपके स्क्रीन पे। Yes, Yes. sir. सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड सीजी रिप्रेजेंट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल ना। Yes, sir. Yes. Sir. Yes. ठीक है, तो 48 हो गया ना, 50 आ गया, 50। Yes. इसको सॉल्व करो। What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 लीटर। सीओ कितना है, कार्डियक आउटपुट कितना दिया है, गिवन। 5 liter. सीओ कितना है, 5 लीटर, मतलब 5000 ml।
ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना दिया है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 100 ml 100 ml. एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml. सो ये गिवन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा? देयरफॉर स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू, पता है आपको, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. इसका मतलब इधर सर कितना है? ऑप्शन डी. यस, ऑप्शन डी. लेकिन आपको मैंने बोला है ना बेटा, आप इधर टाइप करो. हाँ, मैं भी सॉल्व yes. करके देख रहा हूँ, जिनको नहीं आ रहा है या जिनको आ रहा है उस वो भी करेक्ट कर ले अपना, कुछ मतलब मिस्टेक है तो. इसमें ये कितना है? 5. ये कितना है? 100 माइनस 50 मतलब इधर है 50. सो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब इधर क्या निकालना है? इधर क्या बोले? हार्ट रेट निकालना है, हार्ट रेट. तो हार्ट रेट क्या आएगा? इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन एसवी. इसका मतलब कितना है? ये 5000 अपॉन 50 ml. तो ये होगा 100 ml. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कैलकुलेट करके आना चाहिए. 100 ml कैसे? 100 बीट्स, यूनिट तो बीट्स होगा ना, हार्ट रेट बीट में आता है. इतना भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. यस सर. यूनिट पर है. ये ml आएगा, ये ml आएगा, ठीक है, लेकिन ये पर मिनट बीट्स हार्ट रेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं. Yes, sir. ब्लड प्रेशर इन द मैमिलियन एवोर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग. ब्लड प्रेशर मैमिल के एवोर्टा में मैक्सिमम कब होगा? जब 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 लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट? Yes, sir. Systole of left सिस्टोल ऑफ ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं, जिसको मतलब हो रहा है वो बोल दे मेरे को, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये कवर करके मेरे को नेक्स्ट मतलब टॉपिक भी स्टार्ट करना है, नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है. ओके, क्योंकि अभी फ्राइडे तक ही है ना, कल और परसों 2 ही दिन है, तो मैं थोड़ा सा चैप्टर को थोड़ा सा 40% तक की एटलीस्ट फिनिश कर सकूं. सो ब्लड प्रेशर इन द मैमिलियन एवोर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. बंडल ऑफ पीस इज द पार्ट ऑफ विच, ये तो सबको पता है. सर सर मैं जो पिछले क्वेश्चन कराया था वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड. हाँ आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको. यस सर. 50, अरे चेंज नहीं हो रहा है. न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करो. हाँ, क्योंकि क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल आते नहीं ना, आते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है. अगर उसको आपको प्रैक्टिस है ना, तो विद इन शॉर्ट टाइम यू कैन एबल टू सॉल्व. लेकिन वही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस सबको आपको टाइम लगेगा. कम टाइम में होना चाहिए ना, क्योंकि आपको मतलब टाइम, कम से कम टाइम में बायो का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए आपका कंप्लीट. और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक अच्छी बात है कि रॉन्ग होने की चांसेस बहुत कम है. अगर आपको सही पता है, कंसेप्ट पता है, तो यू वोंट बिकम रॉन्ग इन द. Sir, B option heart. टाइप करो यार, मैंने क्या बोला अभी. ओके, ये तो सबको पता है, हार्ट में ही होता है बंडल ऑफ हिस, जाहिर सी बात है. ठीक है, अभी हो गया तो अभी टाइप मत करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया. Yes, sir. देखो देखो केयरफुली आपको रीड करना है क्वेश्चन ऐसे. If due to some injury the caudate tendon of the tricuspid wall of the human heart is partially non-functional. अगर caudate tendon ये होती है, इंज्योर होती है ना, नॉन फंक्शनल होती है, तो क्या होता है? इवर्जन होता है ना, इवर्जन ऑफ ट्राइकस्पिड, मतलब इवर्जन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होता है ना. मतलब जब एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे. ओके, देखो बच्चे सुन भी नहीं रहे हैं और रॉन्ग भी आंसर दे रहे हैं. सुनो, अभी पेशेंस रखो. जब
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल का ब्लड किस में जाएगा, एट्रिया में जाएगा, राइट, बैकफ्लो होगा। तो Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग। तो अभी आंसर कर लो इसको, क्या आ जाएगा उस आंसर उसका। यस, फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फ्रॉम यू पीपल। ऐसे सवाल को जल्दी जल्दी नहीं करवाऊंगा मैं। Sir, can you please explain the question again? If due to some injury, the chordae tendon of the tricuspid wall of the human heart is partially non-functional, chordae tendon जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल वाली वो नॉन फंक्शनल बन गई है, तो व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत उसका इफेक्ट क्या होगा। तो आपको पता है ना, अगर कॉर्डाe टेंडन नॉन फंक्शनल है तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो वॉल होते हैं एट्रिया वेंट्रिकल के, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, वो क्लोज होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन अगर कॉर्डाe टेंडन फेल हो गई है, उसमें कुछ इंजुरी है, तो ये ओपन हो सकते हैं वापस, किसमें, पीछे वाली तरफ, मतलब एट्रिया में। तो वेंट्रिकल का ब्लड एट्रिया में चला जा सकता है अगर कॉर्डाe टेंडन, अगर कोई मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है तो। देखो देखो, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, राइट, इधर है ट्राइकस्पिड वॉल, इधर है बाइकस्पिड वॉल। जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब ये वॉल बंद होने चाहिए, नहीं तो ब्लड बैकवर्ड जाएगा। इसको, ये ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल को कौन पकड़ के रखता है, कॉर्डाe टेंडन पकड़ के रखती है ना, यू अंडरस्टैंडिंग। Yes, sir. Yes, sir. जो कि पैपिलरी मसल को अटैच है। लेकिन अगर ये कॉर्डाe टेंडन ब्रेक होती है तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल तो क्या होगा, ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल होंगे ना, वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे ऐसे एट्रिया के अंदर ओपन हो गए, क्योंकि उसको जो खींच के रखता है कॉर्डाe टेंडन वही खराब हो जाएगा ना, अंडरस्टैंडिंग। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो इसको बोलेंगे इवर्जन, क्या बोलते हैं, इवर्जन ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल। देखो बहुत सारे बच्चे ने ना ये गलत आंसर दे दिया, सी। क्वेश्चन क्या था, ट्राइकस्पिड वॉल का, अगर बाइकस्पिड वॉल होता तो ये सी सही होता। राइट वेंट्रिकल का ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा ना, वो नहीं जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ये लेफ्ट एट्रियम में तो रॉन्ग है, क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. अगर इधर राइट एट्रियम होता तो ये सही होता, ज्यादा, ये ज्यादा सही होता, लेकिन लेफ्ट एट्रियम में इसलिए रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर देखो राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। अगर वो ट्राइकस्पिड वॉल वाली कॉर्डाe टेंडन खराब हो गई है तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जा रहा है पीछे, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में, जबकि वो जाना चाहिए कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए था ना, इधर से पल्मोनरी आर्टरी है ना, उसमें जाना चाहिए, लेकिन वो पीछे जा रहे हैं ना, अभी वेंट्रिकल से एट्रिया जा रहा है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी में जो जाना चाहिए ब्लड वो कम हो जाएगा, इजंट इट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऐसे ना, ऐसे छोटी छोटी ट्विस्ट होती है, तो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं क्वेश्चन और रॉन्ग करते हैं, सोचते नहीं, सोचना चाहिए। हर वर्ड का कोई ना कोई बायो में मीनिंग होता है, ऐसे सुपरफिशियली आपको नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस जैसे क्वेश्चन में कंफ्यूज है। देखो कोई बड़ा दिमाग वाला खेल तो नहीं है, सिर्फ आपको आंखों से नहीं पढ़ना है, आपको दिमाग से भी पढ़ना है। बायो में आपका थोड़ा सा आपका ध्यान हट जाता है। देखो ये बायो का पेपर ऐसा है कि ये रास्ता है, ये ऐसे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, सिंपल रास्ता नहीं है। तो अगर ड्राइवर जो है उसका थोड़ा सा भी ध्यान भटक गया तो उसकी जो व्हीकल होगी वो गटर में जाएगी जाएगी। तो इधर इसका मतलब क्या है कि आपको जो सिर्फ आंखों से शब्द नहीं देखने हैं, आपको दिमाग से पढ़ना है, दिमाग से मतलब हर वर्ड को समझ के पढ़ना है। अबे आप पूछ सकते हो सर इतना टाइम नहीं होता,
बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए रेगुलर में। जब आप घर में, मैं आपको जो देता हूँ क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जो और कोई पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हो जो इधर कवर नहीं होते उसके उस पीवाईक्यू के, तो आपको ऐसा करना है, तो आपको हैबिट बन जाएगी। ये तो बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम 90% बच्चे आंखों से सिर्फ पढ़ते हैं, वो दिमाग उसका सोया हुआ रहता है या अलर्ट नहीं होता। तो ऐसे छोटे छोटे ट्विस्ट होंगे, तो उधर आप अगर गड़बड़ होगी आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे अरे ऐसे कैसे हो गया, बाद में रियलाइज होगा हाँ ये तो लेफ्ट एट्रियम था, ये ट्राइगेस्पिड तो राइट साइड में होता है। तो आपको दिमाग लगा के हर बात बात को सोच के आपको हैबिट बनानी है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, भले हो आपको टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आपको करनी है प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन की, और अच्छी तरह से रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। अंडरस्टूड? तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ये सबको पता था एक्चुअली, ये तो कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, जो टफ वाले बोलते हैं ना, इसको ऐसे ही बोलते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते क्वेश्चन। एकदम टफ वाले क्वेश्चन एक या दो ही होते, मैक्सिमम 3-4 होते हैं। तो अगर उसको सॉल्व भी नहीं किया तो भी आपका 85 क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, तो 85 में से ऐसे ट्विस्ट वाले क्वेश्चन कम से कम 15 या 20 रहेंगे, वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाले हैं। और जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं 4-5, वो आपका रैंक डिसाइड करते हैं। तो पहले आपका सिलेक्शन इंश्योर करो, बाद में सिलेक्शन आपको लग रहा है कि आपका, तो बाद में रैंक का बस सोचो। ठीक है? रैंक का मतलब ऑल इंडिया रैंक का मैं बोल रहा हूँ मैं, नॉट ओनली दिस सिलेक्शन। लेकिन कम से कम आपको सिलेक्शन का सोचना है कि गवर्नमेंट के कॉलेज में आपको मिल जाए। तो आपको दिमाग से पढ़ना है, सिर्फ आंखों से नहीं पढ़ना है। ठीक है? Yes. Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी, यस 62, बंडल ऑफ पीस इज अ नेटवर्क ऑफ, पता है आपको किसका नेटवर्क है? मसल फाइबर्स फाउंड इन द वेंट्रिकल्स। ये नर्व फाइबर नहीं है, नर्व फाइबर नहीं है, ये नर्व फाइबर तो नहीं है। थ्रू आउट हार्ट नहीं है, थ्रू आउट हार्ट नहीं है, सिर्फ वेंट्रिकल के अंदर है। इजी है ना ये? Yes, sir. Sir. हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय, ये तो पता है आपको, साइनोएट्रियल नोड, इसको पेसमेकर बोलते हैं ना। Yes, sir. देखो कि जो साइनोएट्रियल नोड है ना, ये क्या करता है, 72 बीट्स पर मिनट। क्यों? क्योंकि 72 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, ये 72 एक्शन पोटेंशियल बनाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल वेव बनाता है 72 टाइम्स। सेवेंटी टू एक्शन पोटेंशियल बनाता है। पर मिनट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. That is 72 bits पर मिनट। ये एवी नोड जो होता है ना, एवी नोड, ये क्या करता है, ये 22, Pace setter. हाँ पेस सेटर, 2240 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, मतलब ये वीक है। जब ऐसे नोड नहीं काम करता तो एवी नोड से काम, मतलब एवी नोड खुद बनाता है एक्शन पोटेंशियल, और लेकिन ये बहुत स्लो होता है। तो जितना बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए उतनी बार नहीं होता, तो ये तो नहीं चल सकता, क्योंकि इससे ज्यादा तेजी से ब्लड सप्लाई चाहिए ब्रेन को, आरबीसी को, ठीक है, सॉरी किडनी को, सब ऑर्गन को, लंग को वगैरह सबको चाहिए। तो इसलिए आर्टिफिशियल पेसमेकर बनवाना पड़ता है। एवी नोड भी खुद बना सकता है वेव, और एसए नोड भी। लेकिन जब एसए नोड बनाता है वेव तो वो ज्यादा फास्ट होती है, रैपिड, तो ये अंडर एस्टिमेट करती है एवी नोड को। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जैसे ही एवी नोड कर रहा था तो उससे पहले उसकी आई एसए नोड की उसके ऊपर वेव, तो उसने वही पास करवाई नेक्स्ट। द पेस सेटर इन द, ये पेस सेटर को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। No, sir. No, sir. वेट,
यार इसमें वेस्ट हो रहा है टाइम। बेस्ट सेटर आपको पता है कौन है? एवी नोड है। सर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, उसमें तो ज्यादा कुछ टाइम की जरूरत नहीं। नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी सर आर्टरी के अंदर। यस, हाँ बेटा। सर बात स्क्रीन चेंज नहीं हुई। वेट 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 हो जाएगी। अगला क्या क्वेश्चन? यस सर। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, लेस देन दैट इन द वेनर कैवी, मतलब सुपीरियर इंफीरियर जो भी हो, एज सेम एज दैट इन द एओर्टा, मोर देन दैट इन द कैरोटिड। आपको आपको आंसर करना है, मैं वेट करूंगा। वेरी गुड, हर्ष का आ गया। देखो ये एओर्टा से सेम तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो एट्रिया, वेंट्रिकल, तो यहां से जाता है पल्मोनरी आर्टरी, यहां से जाएगी सिस्टमिक आर्टरी, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, वॉल का थिकनेस, वॉल थिकनेस सबसे ज्यादा किसमें होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, और सबसे कम होता है वो राइट एट्रियम का होता है। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो किसमें जाता है? एओर्टा में, सिस्टमिक आर्टरी। एओर्टा मतलब सिस्टमिक आर्टरी, उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। और राइट वेंट्रिकल उतना, मतलब एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल उतना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब फोर्सफुली, तो उसमें थोड़ा कम होगा। ओके, यस सर। सर तो ये सेम नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए? ये लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये लेस देन दैट इन एओर्टा, दैट इन एओर्टा। एओर्टा में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, उससे कम होता है पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर? यस सर। यस सर। क्वेश्चन चेंज हो गया ना? यस सर। जरा जल्दी जल्दी करो, फिगर फिगर डायग्राम को लेबल करो। ये इधर की वैन है, राइट? ये आर्टरी है। सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर है, 72 नहीं। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, बी कैपिलरी है, सही है, बी कैपिलरी है। ये टू सेल लेयर थिक नहीं है, तो इसलिए ये वो रॉन्ग हो जाता है। ये बाकी ये सही था। सी वेन थिन वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इन जर्क। ब्लड कैसे फ्लो हो जाता है? थिन वॉल्ड करेक्ट है, ब्लड फ्लो जर्क में नहीं होता। कैसे होता है? यूनिफॉर्म होता है ना ब्लड फ्लो वेन से। यस सर।
तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। डी पल्मोनरी वेन करेक्ट है, डी इज अ पल्मोनरी वेन। टेक्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू हार्ट, ये बिल्कुल सही है। ए, ये आर्टरी है, थिक वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इवनली नहीं, ये जर्कली होता है, जर्क्स में होता है, तो ये गलत है। ये सही है लेकिन ये गलत है, तो दैट विल द आंसर बी सी। क्वेश्चन चेंज हो गया। No, sir. सांग ना त्याका ऍडमिट करू हॉस्पिटलात नाही, त्याला कोण काय करू शकत नाही। यस 79 नहीं आया ना अभी। No, sir. No, sir. यार खत्म हो जाता है, अब चेंज होता था। बहुत बड़ा साइज है इस क्वेश्चन का, इसलिए चेंज करने के लिए बहुत हेवी लग रहा है। आ गया ना। Yes, sir. Difference between pulmonary artery and pulmonary vein is that pulmonary artery has थिकर वॉल ना, आर्टरी को वॉल थिकर होती है, वेन में वॉल थिनर होती है। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. 83 चेंज हो गया। No. No, sir. नहीं, Yes, sir. ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ, ब्लड कैपिलरी किससे बनी है? एंडोथेलियम, राइट। Yes, sir. इसको ही बोलते हैं स्क्वैमस इपिथेलियम, इपिथेलियम। क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? No, sir. यस, माइक ऑफ रखो। एट्टी फाइव आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ये आपका कुछ काम का नहीं है वैसे, ये भी आंसर है उसका, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अरे माइक किसका ऑन है? किसका माइक ऑन लग रहा है इधर? नेहा ठाकुर, आपका माइक ऑन था क्या? हेलो नेहा, किसका माइक ऑन है? रिया, किसका माइक ऑन है बेटा? का था हाँ आपका। सर, नेहा का था। नेहा, कैन यू हियर मी? बंद Yes. रखो माइक। ठीक है ठीक है, यस। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 88। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? आ गया ना क्वेश्चन। Yes, sir. पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल हार्ट को क्या करते हैं? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम करते हैं ना। दे रिलीज एसिटाइल कोलिन, पता है ना आपको? Yes, sir. ओके। और दे डिक्रीज द हार्ट रेट एंड दस कार्डियक आउटपुट, सो दैट द आंसर विल बी क्लियर। Yes. Yes, sir.
और ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये करेगा सिंपैथेटिक। कौन करेगा ये, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड। आर्टरी की वॉल जो है ना वो उसके अंदर थिकनिंग हो गई है, क्या बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 91 आ गया क्या, 91? Yes, sir. Yes. Yes. क्या बोलते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं, Yes, sir. Yes, sir. Arteriosclerosis. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, या फिर उसको एथेरियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एडर्शन रीजन है अभी। ठीक है, शांति से पढ़ो, मुझे आंसर चाहिए। सॉरी। Yes, reason, assertion, person with blood group AB can take blood from any other person. Blood group incompatibility is due to antigen antibody complex. Blood group AB has no antibody and thus the antigen of the other group is not affected. You understood now? This is the A answer, correct? Yes, sir. Yes, sir. Both are correct and R is the explanation of A. Blood coagulate in uninjured blood vessel. Uninjured blood vessel release an anticoagulant heparin. Is it correct? Yes, sir. करेक्ट है। फर्स्ट ये समझ के आंसर देना, इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, ABCD इतना ही आंसर करो। ठीक है, हाँ यस, ये पहला ही रॉन्ग है ना। मैंने आपको बोला था कि जब कोई इंजरी होती है और उससे खून निकलता है तो क्लॉटिंग होता है, लेकिन ब्लड कोई इंजरी नहीं है, ब्लड अंदर ही है, वेसल के अंदर ही है, तो उसके अंदर क्या होता है, हिपैरिन होता है, तो हिपैरिन प्रिवेंट क्लॉटिंग एंड, लेकिन जब कोई इंजरी होती है ना तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैस्केड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द ब्लड इनिशिएट करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करने में लग जाता है, और दूसरा काम करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो करता है इनएक्टिवेशन ऑफ हिपैरिन, तो हिपैरिन को इनएक्टिवेट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। लेकिन अगर कोई इंजुरी नहीं है ब्लड वेसल को तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा।
तो दैट इज रॉन्ग ओनली, इट इज रॉन्ग ओनली, इसलिए आंसर होगा डी। करेक्ट? Yes. Yes, sir. मतलब assertion is both assertion and reason is wrong. Next question. The enlarged Q and R waves indicate myocardial infarction. सोचो इस पे। देखो, दिस इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, बट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर का क्या करते हैं? डीपोलराइजेशन, Depolarization. इसलिए रॉन्ग है, तो इट इज रॉन्ग। सो ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, तो आंसर हो गया सी। देखो, ये अगर आर वेव बहुत ही ज्यादा बड़ी है ना नॉर्मल से, और ये सॉरी सॉरी ये क्यू है, ये आर है, और ये से ये ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। लेकिन इतना नहीं था आपको सिलेबस को, तो मैंने बोला नहीं, अभी आजकल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं। कितने बचे हैं अभी? अभी ये लास्ट वाला ही एमसीक्यू है। देखो, अभी हमारे पास लगभग आधा घंटा है, तो हम लोग ले सकते हैं ना एक्सक्रीशन वाला पार्ट। तो इसका आंसर दे दो। अरे क्या आ गया ये स्लाइड, ये तो देखिए आंसर गलत, की है। सॉरी ये भी अटक गया। सिर्फ क्वेश्चन रीड कर दो। 1 मिनट, आ जाएगा, आ गया ना? Yes. Yes, यस sir. सर, आ गया। यस यस। Pulmonary circulation consists of flow of DO2 blood from right ventricle to lung and flow of oxygenated blood from lung to left atrium. क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है ना? पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड Yes. पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग में, और लंग में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आएगा पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में। वो सही है, बिल्कुल सही है, Uh, Yes. इट इज करेक्ट। सिस्टमिक सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू, ये भी सही है ना? लेकिन ये इसका Yes, रीजन sir. नहीं है ना, ये रीजन इसका रीजन नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग? Option. Yes, sir. Option. Yes, sir. तो बी ऑप्शन आएगा। बी इज रीजन इज नॉट द रीजन ऑफ एजर्शन। इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. sir. Excretory products and their elimination. Next chapter we are going to start.
Can you see my screen? Yes, sir. Sir. Okay, so are you ready for the next new chapter? Yes, sir. Sir. Yes. So चैप्टर नंबर कौन सा पता है आपको? 19 है. क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. मुझे कुछ फ्यू सेकेंड्स दीजिए. आई नीड फ्यू सेकेंड्स ओनली. I'm back. I'm back. वो पानी दे मेरे को. अभय, पानी आन. Yes. So we are starting new chapter from the human physiology. Excretory products and their elimination, that will be from your chapter number 19.
एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, सो व्हाट इज एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। देखो कि आपको पता है कि हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में लर्न करा कि द फूड दैट वी digest, after digestion there is some part that we cannot digest and that is called as undigested non absorbable food। तो कुछ फूड का हिस्सा जो होता है, जैसे कि कुछ सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है, सम अमाउंट ऑफ फैट होता है, सम अमाउंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जितना भी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपके फूड में है या जितना भी आपका फूड का मॉलिक्यूल्स है वो सब आपके सिस्टम में डाइजेस्ट हो, ये जरूरी नहीं है। तो किसी के भी डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पूरा का पूरा 100% फूड डाइजेस्ट नहीं होता। तो जो अनडाइजेस्टेड है वो एब्सॉर्ब भी नहीं होता, क्योंकि डाइजेस्टेड होगा तो ही एब्सॉर्ब होगा एलिमेंट्री कैनल में, ब्लड में वगैरह। लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ कुछ रेसिड्यू, कुछ पार्ट, तो उसको बोलेंगे अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्बेबल। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. ओके, तो जो अनडाइजेस्टेड है ना उसका फीकल मैटर बनता है और दैट इज रिमूव आउट ऑफ द बॉडी बाय डिफिकेशन। तो एक वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना। वी आर एक्सक्रीट मींस वी रिमूव द अनवांटेड प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म इन आवर बॉडी और द प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर इन आवर बॉडी and which are toxic to our body, which are not useful to our body, which are harmful to our body, they must be removed out. So जो defecation है ना, egestion या defecation, that is also one kind of excretion. You understanding? That is also one kind of excretion. तो फिर इस चैप्टर में हम लोग अलग क्या पढ़ रहे हो, क्या अलग पढ़ रहे होंगे? देखो कि ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्पेशली इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं ना, वो थोड़े अलग काइंड के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। देखो कि फॉर एग्जांपल हमें अभी प्रोटीन का देखो कि प्रोटीन का डाइजेशन हुआ तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ हमारे एलिमेंट्री कैनल में, कुछ प्रोटीन का ये हुआ नहीं ब्रेक डाउन, तो फीकल मैटर में वो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन भी निकल गए। ओके, लेकिन जो डाइजेस्ट प्रोटीन हो गए, मतलब जिनका प्रोटीन का ब्रेक डाउन होके जो अमीनो एसिड बने, दूसरा मॉलिक्यूल, एक है तो प्रोटीन के डाइजेशन से बनते अमीनो एसिड और दूसरा होता है वो न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जब डाइजेस्ट होता है तो उसके न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और उसके बाद में उसके नाइट्रोजन बेस्ड शुगर्स वगैरह बन जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन बेसिस है या अमीनो एसिड्स है जो डाइजेशन के एंड में फॉर्म हो गए हैं एलिमेंट्री कैनल में, वो उसके बाद हमारे ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो गए। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो मैं प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड ये इसका नाइट्रोजन बेस का जिक्र क्यों कर रहा है? क्योंकि दीज आर द नाइट्रोजनस कंपाउंड। जब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारे सेल के अंदर जाते हैं, अमीनो एसिड जाते हैं, नाइट्रोजन बेसिस जाते हैं। ओके, ये तो दो मेन टाइप के नाइट्रोजनस कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन होता है, तो उनका सेल के अंदर भी होता है डाइजेशन फर्दर, मतलब अमीनो एसिड का फर्दर ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल के अंदर। अंडरस्टूड? तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का भी सेल वाला डाइजेशन, उसको बोलेंगे हम लोग सेल्यूलर डाइजेशन या सेल्यूलर ऑक्सीडेशन बोलेंगे, बिकॉज दैट इज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यू अंडरस्टैंडिंग? जो मेटाबोलाइट सेल के अंदर जाते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो, ग्लूकोज हो, फैटी एसिड्स हो, नाइट्रोजन बेसिस हो, या तो एक उसका ब्रेक डाउन होता है एनर्जी के लिए या फिर उसका एनाबॉलिज्म के लिए यूज होता है। मतलब जो अमीनो एसिड आपके सेल के अंदर जाएंगे आफ्टर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्सॉर्प्शन बाय ब्लड, सो वो सेल के अंदर जाने के बाद वो अमीनो एसिड का एक तो ब्रेक डाउन होगा, उसको बोलेंगे सेलुलर ऑक्सीडेशन, या फिर उसका होगा प्रोटीन में कन्वर्जन, मतलब एनाबॉलिज्म होगा, प्रोटीन फॉर्म होंगे, अमीनो एसिड ज्वाइन करके प्रोटीन फॉर्म होंगे। वैसे भी नाइट्रोजन बेस जो होंगे सेल के अंदर जा गए हैं, वो नाइट्रोजन बेस से फिर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे अगर न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, या फिर उनका फर्दर ब्रेकडाउन भी होगा सेल के अंदर। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes, sir. ओके,
तो अगर सेल के अंदर ये अमीनो एसिड का और नाइट्रोजन बेस का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो अमीनो एसिड में क्या है या नाइट्रोजनस बेस में क्या है, ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या क्या होता है उसके अंदर? कार्बन, क्या क्या हाइड्रोजन, होता है? ऑक्सीजन। ओके, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है ना, सेल के अंदर जाने के बाद अगर उनका सपोज फर्दर ब्रेकडाउन होता है, सेल्यूलर ब्रेकडाउन, सेल के अंदर ब्रेकडाउन होता है, तो उससे क्या बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. ओके, Yes, sir. तो उसमें से जो नाइट्रोजन होता है ना, उस नाइट्रोजन का बाद में बनता है अमोनिया। क्या बनता है उसका? अमोनिया बनता है। और ये नाइट्रोजन जो अमोनिया बना है, ये है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट है, ये हमारे बॉडी में यूज नहीं होता, या एनिमल के बॉडी में, कोई भी एनिमल के बॉडी में यूज नहीं होता, तो उसका रिमूव करना है, रिमूवल करना है, रिमूवल, उसको ही बोलेंगे एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे उसको? एक्सक्रीशन। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग जो अनडाइजेस्टेड फूड का होता है एक्सक्रीशन, मतलब डिफिकेशन, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। डाइजेशन के बाद भी अनडाइजेस्टेड फूड का जो हुआ था इजेशन या डिफिकेशन, वो अनडाइजेस्टेड फूड का था। इसमें क्या हो रहा है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो सेल के अंदर जाने के बाद उसका फर्दर ब्रेकडाउन या फर्दर डाइजेशन होता है, उसको बोलेंगे सेलुलर ऑक्सीडेशन या सेलुलर ब्रेकडाउन या सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेस्टेड फूड का उसके अगला वाला सेल के अंदर जाने के बाद जो डाइजेशन होता है, उसमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन निकलता है। तो उसका जो नाइट्रोजन होता है उसका बाद में नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं ना, वो सेल बॉडी से बाहर रिमूव किए जाते हैं। उसकी बात करेंगे इस चैप्टर में। किसकी बात करेंगे? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजनस कंपाउंड। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो इधर हमने क्या जाना कि ये जो एक्सक्रीशन हम लोग देख रहेंगे, क्योंकि जो डिफिकेशन है इट इज ऑल्सो एक्सक्रीशन। डिफिकेशन is also excretion, okay, but of undigested food का, और इस चैप्टर में जो हम लोग एक्सक्रीशन देख रहे हैं, स्पेशली एक्सक्रीशन देख रहे हैं, वो है एक्सक्रीशन ऑफ डाइजेस्टेड नाइट्रोजन कंपाउंड का। इज इट डन? Yes, sir. Yes. ओके, ये अलग है, ये चार्ट अलग है, ये चार्ट अलग है, ठीक, ये चार्ट अलग है, ठीक है, दिस इज अलग, डिफरेंट। ओके, तो आपको लिंक पता लगा होगा कि इस चैप्टर का लिंक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से कहाँ पे? डाइजेशन जहाँ पे रुकता है वहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन जहाँ पे रुकता है वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन शुरू होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो भी स्पेशली नाइट्रोजनस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया, तो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड का वेस्ट बनता है उसमें नाइट्रोजन होता है, तो उसमें से अमोनिया बनता है, और अमोनिया बॉडी के बाहर रिमूव होता है। ओके, तो ये तो एक तो अमोनिया बनेगा, किसके बॉडी में अमोनिया से यूरिया भी बन सकता है, और किसी के बॉडी में यूरिक एसिड भी बन सकता है। क्लियर? Yes, sir. So, रिमूवल ऑफ आइदर यूरिया और अमोनिया और यूरिक एसिड, ऑल दीज आर नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑल दीज आर नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, तो किसी की बॉडी में अमोनिया ही बाहर फेंका जाएगा,
किसके बॉडी में अमोनिया का कन्वर्जन होगा यूरिया या फिर यूरिक एसिड, और वो बाहर फेंका जाएगा. सो इट इज एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस आउट ऑफ द बॉडी. मेन फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस. एंड एक्सक्रीशन दोनों है. एक्सक्रीशन भी है. एक्सक्रीशन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. ऑस्मो रेगुलेशन क्या? इट इज अ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर. जो ज्यादा का पानी है वो भी बाहर फेंका जाता है ना, ज्यादा का सॉल्ट है वो भी बाहर फेंका जाता है. तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या? कि वाटर का एंड सॉल्ट का बैलेंस, वो भी फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का या एक्सक्रीशन मैकेनिज्म का. आपको अगर इतना क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो, सो दैट वी कैन जंप इनटू द मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट. यस, कम ऑन. If you are done with this, yes, come on fast. आपका 9-10 बजे लेक्चर कौन सा है? Sir, physics. Sir, physics. ठीक है. थैंक यू बेटा, थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन. यस. सो ये ऑस्मो कन्फर्मर है, ऑस्मो रेगुलेटर है ना, उसकी बात अभी नहीं करूंगा मैं. देखो तो बाद में कर लूंगा. अभी जो इम्पोर्टेंट मतलब ये एनसीईआरटी में अभी ये इस चैप्टर में नहीं है, डायरेक्टली दूसरे चैप्टर में है, और वो एनसीईआरटी से लिंक है इस चैप्टर से, तो लेकिन मैं बाद में लूंगा उसको. मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से है? 3 है. एक तो अमोनिया है, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड. नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 यूरिक एसिड. ओके, so these are the major nitrogenous waste. Clear? Ammonia is converted into urea in liver and released into blood, filtered and excreted by kidneys. अभी हम लोग अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की या मतलब मैमल्स की, अंडरस्टूड, मैमल्स की या ह्यूमन की बात करें, या जो भी यूरिया निकालते हैं उसकी बात करेंगे, तो क्या होता है? अमोनिया का कन्वर्जन होता है यूरिया में, लीवर में होता है, और लीवर से वो ब्लड में आता है, फिर ब्लड जाता है किडनी में और उसका फिल्ट्रेशन होता है. ओके, तो उसको बोलेंगे यूरिया साइकिल. उसके बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं. उसमें क्या होता है? 2 अमोनिया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 एटीपी यूज होते हैं. मतलब 2 अमोनिया प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 एटीपी, उससे बनता है यूरिया. क्या बनता है उससे? यूरिया. यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. और ये Yes. लीवर में बनता है, लीवर में. और उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, यूरिया साइकिल बोलते हैं, या केएस साइकिल बोलते हैं. इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल. ऑर्निथिन एक केमिकल कंपाउंड है, उसके बीच फॉर्म होता है इंटरमीडिएट. या फिर एचएस साइकिल, सॉरी केएस साइकिल, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल. ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर एनिमल जिसके बॉडी में अमोनिया बन रहा, अमोनिया तो बनता है हर के बॉडी में, चाहे वो यूरिक एसिड निकाल रहा हो या चाहे वो यूरिया निकाल रहा हो, उसके बॉडी में अमोनिया तो बनेगा ही बनेगा. लेकिन कोई एनिमल क्या करते हैं, कोई एनिमल की जो अमोनिया बना उसको ही बाहर निकालते हैं, उसको यूरिया में, यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करते. लेकिन जिन एनिमल को ऐसा नहीं करना है, किस कारण वजह से मैं बोल दूंगा आगे जाके, वो तो अमोनिया का या फिर यूरिया बनाते हैं और दे प्रोड्यूस यूरिक एसिड. लेकिन आपको अभी आप देख रहे होगे, क्योंकि अगर अमोनिया से यूरिया बनाना है तो एक यूरिया मॉलिक्यूल बनने के लिए 3 एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है. कितनी एटीपी की? 3 एटीपी. मतलब अमोनिया से यूरिया या यूरिक एसिड बनाना सेल के लिए क्या है? एक्सपेंस है. सेल को एटीपी खर्च करना पड़ता है. इसलिए जो एनिमल अमोनिया को निकाल सकते हैं ना, वो निकालते हैं, वो उसका यूरिया नहीं बनाते, क्योंकि यूरिया बनाने के लिए उसको ज्यादा मतलब एनर्जी लगेगी. यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. लेकिन जो एनिमल स्पेसिफिक रीजन की वजह से
अमोनिया नहीं निकाल सकते बॉडी से बाहर, हालांकि अमोनिया हर में प्रोड्यूस होता है, तो उनको अमोनिया से यूरिया में फॉर्म करना पड़ता है और उसको बोलते हैं ऑर्निथिन यूरिया या कैस साइकिल। वो लीवर के अंदर होता है और बाद में यूरिया बाहर फेंका जाता है। हैव यू डन विद दिस थिंग? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. गुड। देखो अब 1-2 मिनट एक पूरा करेंगे थोड़ा सा। ये देखो, ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन एग्जांपल्स। देखो, प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको फ्लेम सेल्स बोलते हैं या नेफ्रिडिया होते हैं किसी में माल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, किसी में ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं, किसी में किडनी होती है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें होते हैं? ये जो प्लैटीहेलमिन्थिस है, रोटीफर्स है, रोटीफर्स दीज आर टाइप्स ऑफ एस्केलमेंथिस। हाँ, रोटीफर्स दीज आर टाइप्स ऑफ एस्केलमेंथिस, दीज आर टाइप्स ऑफ एस्केलमेंथिस। तो सब एस्केलमेंथिस में नहीं, लेकिन कुछ एस्केलमेंथिस में, रोटीफर्स में सिफेलोकॉर्डेट फॉर एग्जांपल एम्फिऑक्सिस है। एंड कुछ एनिलिड के अंदर, सम एनिलिड के अंदर क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नेफ्रिडिया किसमें होते हैं? एनिलिडा में। कुछ में होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, कुछ एनिलिडा में, जैसे कि अर्थवर्म के अंदर होते हैं नेफ्रिडिया। दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी होते हैं सब वर्टिब्रेट में। माल्पिजियन ट्यूब्यूल होते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट लाइक कॉकरोच। और ग्रीन ग्लैंड्स है, एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो ये सब जो है ना, ये जो सब एग्जांपल्स है ना, ये सब में क्या है? ये सब में अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ये जो प्लैटीहेलमिन्थिस है ना, उसके पहले क्या है? प्लैटीहेलमिन्थिस के पहले पहला फाइलम कौन सा है? देखो कौन सा है? देखो पहला फाइलम कैसा है? पोरीफेरा। उसके बाद का कौन सा है फाइलम? निडारिया, निडारिया सिलेंट्रेटा। उसके बाद क्या है? टिनोफोरा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. तो जो भी पोरीफेरा है, निडेरिया है, टिनोफोरा है, उस सब में बॉडी सरफेस से होता है एक्सक्रीशन, और अमोनिया भी होता है उसमें। ओके, सो पोरीफेरा टू टिनोफोरा, एक्सक्रीशन कैसे होता है? अमोनिया होता है। और अमोनिया रिमूव कैसे होता है? एक्सक्रीशन कैसे होता है? अक्रॉस बॉडी सरफेस। और ये होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर? Yes, sir. ओके। और जो प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ एनिमल नहीं है, लेकिन दे आर कंसिडर्ड एज प्रीमी सॉरी एंसेस्टर ऑफ एनिमल। तो उधर मैं लिख लूंगा प्रोटोजोआ जो है ना, प्रोटोजोआ, उसमें भी ऐसे ही होता है अमोनिया, और ये सब ऐसे होता है। क्लियर? इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर से देंगे, हम देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो बिफोर लीविंग द क्लास। If it is done, is clear to you, then you can thumbs up, otherwise you can ask me question। फास्ट करो, आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर भी ज्वाइन करना है। आपका कमेंट करो और आप लेफ्ट हो जाओ। Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू। Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. बाय बाय। Good night, sir. गुड नाइट। ठीक है, स्टॉप।